ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल में हम अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं शशि शेखर जी। छोटा सा परिचय इनका मैं दूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं और फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के तौर पे पूरे हिंदुस्तान में स्थापित पत्रकार हैं। चौथी दुनिया से लेके एबीपी न्यूज और तमाम बड़े बड़े जो चैनल्स हैं और जो प्रिंट मीडिया हैं उसमें इनके लेख और खास करके सोशल मीडिया पे इनका बड़ा प्रभाव रहता है। अभी विगत दिनों अचानक से प्रशांत किशोर जी, जो कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में स्थापित है पूरे हिंदुस्तान में, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ, तृणमूल कांग्रेस के साथ, जगन रेड्डी के साथ, कई बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियों के साथ उन्होंने काम किया। तो अचानक से उनकी भाषा में कुछ परिवर्तन हो गया है। तो आज इसी विषय पे हम डिस्कशन करते हैं शशि जी के साथ। शशि जी, स्वागत है आपका। थैंक यू ज्ञानेश्वर जी। क्या लगता है सर, क्या सिचुएशन ऐसा बदल गया कि अचानक से प्रशांत किशोर की भाषा बदल गई? जो पहले कंप्लीट एंटी मोदी, एंटी नीतीश, है ना, एंटी मतलब लालू हुआ करते थे, आज की तारीख में अचानक से प्रो मोदी हो गए हैं। देखिए, मैं आपके इस पूरी बात से सहमत हूं, लेकिन जो पहला वो शब्द है एंटी मोदी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसलिए सहमत नहीं हूं कि प्रशांत किशोर कभी भी एंटी मोदी नहीं रहे और भारतीय राजनीति के डेटाकरण में, आंकड़ाकरण, डेटाकरण, मतलब डेटा, पूरे इंडियन डेमोक्रेसी और उसके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को डेटा में कन्वर्ट करने का जो काम शुरू हुआ वो प्रशांत किशोर के साथ शुरू हुआ। और उनकी एंट्री ही होती है 2014 में इंडियन पॉलिटिक्स में, दिल्ली में, और वो नरेंद्र मोदी जी के साथ शुरू होती है, जो उनका आज तक के जीवन का सबसे बड़ा क्लेम है। नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ शुरू होती है, लेकिन 2014 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाने के बाद इस तरह की सूचनाएं आई कि अब प्रशांत किशोर ने अपने आप को बीजेपी से अलग कर लिया है। तो आपको याद होना चाहिए नीतीश कुमार जी का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जब उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव के पद से, और बाकी एक और पद था बिहार विकास आयोग या कुछ इस तरह का जिसके वो चेयरमैन थे, वहां से जब प्रशांत किशोर को उन्होंने हटाया तो यही कहा गया, अरे हमने तो रख लिया था, अमित शाह जी का फोन आया था, अपना लड़का है, सेट कर दीजिए थोड़ा सा। याद है आपको? जी जी बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि आज की तारीख में भी, जब पिछले 2 साल से वो जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं बिहार में, और जन स्वराज एक रजिस्टर्ड एनजीओ है जहां तक मेरी जानकारी है, कैंपेन है, कोई राजनीतिक दल अब तक उन्होंने नहीं बनाया है, लेकिन बात वो पूरी राजनीति की ही करते हैं। राजनीतिक दल उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन मैं पिछले दिनों एक इंटरव्यू उनका देख रहा था, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आने वाले 2025 के बिहार के चुनाव में वो 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, जैसा दावा उन्होंने किया। ठीक बात है, उन्होंने मतलब पहले भी घोषणा की है, और जो लोग उनके साथ जुड़े हैं वो भी इसी आस और उम्मीद में है कि टिकट बटेगा, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, कि तरबूज खरबूज कटेगा तो सब में बटेगा। तो इस उम्मीद में भी बहुत लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, पैसे वाले भी है, इंटेलेक्चुअल्स भी है, प्रोफेशनल्स भी है, बहुत तरह के लोग हैं, और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना सबका अधिकार है। प्रशांत किशोर भी वो कर रहे हैं, लेकिन बड़ी चालाकी से कर रहे हैं कि आज की तारीख तक वो कर रहे हैं राजनीति, लेकिन जन स्वराज को उन्होंने राजनीतिक दल नहीं बनाया है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं बनाया है। बहुत चालाकी के साथ कर रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा हमला तेजस्वी यादव पर, 9वीं फेल और लालू यादव के बेटे और ये और वो तमाम बातें कहते हैं, लेकिन आप मुझे एक याद करके बताइए, वो बहुत हमलावर होते हैं मोदी के खिलाफ, तो यही कहते हैं कि सारा विकास गुजरात का होगा, बिहार का नहीं। मतलब आप ये मान के तो पुरानी प्रेमिका को भी आदमी आमतौर पे गाली नहीं देता, और वो टीस जो है पुराना प्यार, वो रह के उभर के सामने आता है। तो पहले भी आता रहा है, और परसों जो करण थापर के इंटरव्यू में हुआ है वो भी आया है, और वो जबरदस्त तरीके से आया है। नहीं, और मैं आपको याद दिलाऊं, इससे पहले जब वो ममता बनर्जी से पैसा लेकर के ममता बनर्जी के लिए चुनाव कैंपेन कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, वहां पे एक ट्विटर स्पेस या कुछ हुआ था,
जिसमें उन्होंने बोला था कि भाजपा अच्छे पोजीशन में है और बंगाल के लोग मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं, और अंतिम समय में उन्होंने खेला होबे वाला जो कांड कर दिया था, वो तो कहिए कि ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई, पैर में प्लास्टर चढ़ गया, तो ईश्वर की कृपा हो गई उन पे। अच्छा। अन्यथा ऑल टाइम हाई बीजेपी मोर देन 70-78 इस तरह की सीटें हैं वहां पे, और कम्युनिस्ट वहां पे तीसरे और चौथे नंबर पर, कांग्रेस और तीसरे चौथे नंबर पे। तो प्रशांत जी डेटा के मास्टर आदमी है, मैं उनको पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट नहीं मानता हूं, नारेबाज, मतलब वो जेएनयू में चलता है पैम्पलेट राइटर। अच्छा, पैम्पलेट बहुत अच्छा लिखते लिखने वाले कुछ लोग होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे नारे लिख लेते हैं। तो ये वही है, ये 7 निश्चय, 10 गारंटी, चाय पे चर्चा, कॉफी पे चर्चा। आपको याद होगा यूपी मोदी में है तो मुमकिन है। मुमकिन है, नहीं वो तो बाद में आया था, वो इन्होंने नहीं दिया था, वो मोदी जी ने मुझे लगता है खुद ही दिया था शायद 2019 के चुनाव में। लेकिन उस पे खाट पे चर्चा एक हुई थी, जो खाट ही उठाकर लोग ले गए थे, 2 लड़के और खाट पे चर्चा यूपी में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन इन्होंने करवा दिया था। तो लोग उनकी मतलब उन चीजों को देखते हैं, 2015 के महागठबंधन के अवश्यंभावी जीत को देखते हैं। आप बताइए ना कि बिहार में नीतीश और लालू का अगर गठबंधन कहीं भी हो जाए तो कोई उसको हरा सकता है? नहीं, सवाल नहीं पैदा होता है। तो भाजपा इसी डर से तो नीतीश को तोड़ कर लाई इस बार लोकसभा में। यार हम लोग तो ये अक्सर चर्चा भी करते हैं कि अगर नीतीश जी नहीं टूटे होते तो आज जो इंडी गठबंधन है उसकी स्थिति कुछ ज्यादा मजबूत होती। तो मुझे ये बताइए कि 2015 का चुनाव जीतने का श्रेय मैं प्रशांत किशोर को कैसे दे सकता हूं? आप कैसे दे सकते हैं? ये अपराजय गठबंधन था लालू यादव और नीतीश कुमार का। मैं आता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जीतना ही था उनको उस बार पंजाब में। अब एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देता हूं दिल्ली का। 2015 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने किसी की सेवा नहीं ली, अपने ऊपर भरोसा किया, 67 सीटें आई आउट ऑफ 70। 2020 के चुनाव में उन्होंने प्रशांत किशोर की सेवा ली, उनकी सीटें 5 घट के 62 हो गई। प्रशांत किशोर तो दावा करते हैं कि वो सीटें और कम हो सकती तो थी। डेटाबाज सिर्फ वही थोड़े हैं, हम लोग भी डेटा पे काम करते हैं ना। मुझे बताए। और 100 सीट पे कैसे पहुंचा दिया आपने? लगभग 100 सीट पे बंगाल में बीजेपी को कौन सा आपने डेटाबाजी किया? वाले इंटरव्यू करण थापर हिमाचल प्रदेश की चर्चा हुई थी जिसमें प्रशांत जी भड़क गए थे। पता नहीं क्यों भड़क गए थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, विदेश से पढ़ाई की है, और अभी तो इब्तिदाए इश्क पे रोता क्यों है, आगे आगे देखिए होता क्यों है वाला मसला है। अभी ढंग से राजनीतिक दल भी नहीं बना है और अभी से आप भड़क रहे हैं, मोदी स्टाइल में पानी भी पी रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे दिखाइए वीडियो कहाँ है। और एक बड़ा दुखद बात बताऊं मैं, उस पूरे इंटरव्यू में ये हुआ है कि जब करण थापर ने उनसे ये पूछा कि आप क्या देखते हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए को खास करके, तो उन्होंने वही कहा जो सारी चर्चा है कि बीजेपी कंफर्टेबल जो है वो कंफर्टेबली जो है मतलब सत्ता में आ जाएगी, इतना उसके पास डेटा मतलब आंकड़ा होगा। तो इस पर कोई भी पत्रकार एक क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, जो पत्रकार होगा, जिसने पत्रकारिता को जिया है, जिसने पत्रकारिता को पढ़ा है, समझा है, और जिसके लिए पत्रकारिता मात्र पैसा कमाने का, चापलूसी करने का जरिया नहीं है, वो किसी से भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। इसलिए करण थापर ने क्रॉस क्वेश्चन सिर्फ इतना किया कि फिर आपने कैसे कह दिया था 2020 माफ कीजिए 22 में कि हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से कांग्रेस हार रही है, तो आपका तो प्रेडिक्शन गलत हो गया। बिल्कुल। तो आप भी आम सेफोलॉजिस्ट की तरह है, डेटाबाज की तरह है, जो कभी सही होता है कभी गलत होता है। आपका लक अच्छा था कि आप सही ज्यादा हुए हैं, मतलब भाग्य ने इनका साथ दिया कि आप सही ज्यादा हुए, गलत कम हुए। अन्यथा आप यूपी में बहुत बुरी तरह, देखिए मैं कहता हूं कि जीते हुए को आप जिता दे और थोड़ा, ये बड़ी बहादुरी नहीं है। मैं कहता हूं कि भाई आप जो बुरी तरह हार रहा है उसको जिता दीजिए, तब तो हम माने। ऐसा कैसा कोई गेम तो लेते नहीं है, ऐसा कोई रिस्क वो नहीं लेते हैं, वो वही जाते हैं जहां पे श्योर एंड सर्टेन होता है, ये जीत रहा है, जीत रही है, 5 सीटें 10 सीटें में बढ़ा दूंगा। लेकिन अचानक से डिफरेंट चैनल्स पे उनका इंटरव्यू आना और अचानक से चर्चा का केंद्र बिंदु बन जाना, क्या लगता है इसके पीछे आपको? देखिए जब ये कहीं इसके पीछे भी तो भारतीय जनता पार्टी की कोई स्ट्रेटेजी नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। इसलिए नहीं मानता क्योंकि चुनाव जो है
योगेंद्र यादव बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं। बिल्कुल है। और योगेंद्र यादव की लेकिन बातें जैसे अभी आपने कही कि योगेंद्र यादव कंप्लीट पॉलिटिकल मैन हो गए हैं। तो योगेंद्र यादव, मुझे लगता है कि योगेंद्र यादव की जो भविष्यवाणियां मैं सुनता हूं या उनका जो डाटा मैं सुनता हूं, वो चीजें बहुत क्लियर नहीं समझ में आती है बिल्कुल है ना। तो आज जो वर्तमान स्थिति है, अभी तमाम तरह के सेफोलॉजिस्ट के संपर्क में रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार बिहार माने हिंदुस्तान की राजनीति की जो स्थिति है वो किस दिशा में जा रही है? नहीं, दिशा तो ठीक है। देखिए, बहुत लोग इवन विपक्ष जो है ये कह रहा है संविधान को खतरा और ये वो तमाम बातें। मैं मानता नहीं हूँ इन चीज़ों को कि संविधान को, हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतना बड़ा है, इतना मजबूत है, लिच्छवी गणराज्य से और उससे भी पहले से उसका जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो निकल के आया है। संविधान को खतरे जैसी कोई बात तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आती। कोई भी मतलब संविधान को खतरा क्या होगा? जिस संविधान की ताकत की वजह से मोदी जैसे लोग से मेरा मतलब है कि उतने साधारण पृष्ठभूमि से, गरीब परिवार से निकल के लोग आकर इसी संविधान की बदौलत प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग जो बहुत साधारण परिवार से आते हैं, वो लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं। रामविलास पासवान जैसे लोग जो बहुत ही गरीबी से निकल के आए हैं, वो इतने बड़े नेता बन जाते हैं इसी संविधान की वजह से। इस क्रम में आपने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। लिया ना, सबसे पहले उन्हीं का उन्हीं का लिया। नाम लिया। मैंने कहा कि मोदी जी जिस साधारण परिवार से आते हैं, बहुत ही मतलब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी बहुत वो, तो वैसे लोग आकर और भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो इट इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उस संविधान को ये क्यों खत्म करेंगे? कल को हो सकता है योगी जी आ जाए। एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि आज के समय में हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े इंडिया के चैनल्स हैं, वो चैनल डिबेट कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके। तो क्या इस तरह का डिबेट राष्ट्रीय स्तर पे एक नेता पक्ष, मतलब सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष, जैसे मान लीजिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का डिबेट क्या एक साथ नहीं हो सकता है? देखिए, ये अमेरिकन मॉडल है। या ये लोग करना नहीं चाहते हैं, ये अमेरिकन मॉडल है। मैं वही कहना चाहता था कि हम वहां देखते हैं कि वहां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों के नेता एक साथ रहते हैं और सामने प्रेस वाले लोग भी रहते हैं, जनता के लोग भी रहते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, लाइव क्वेश्चंस होते हैं और लोग जवाब देते हैं। देखिए लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो मतलब इंटरव्यू जो है, वो इंटरव्यू देख के समझ में आ जाता है कि ये इंटरव्यू जो है, तो मामला सेट है। ये मामला पहले से सेट किया हुआ है ना। कौन सा सवाल पूछना है और उसका क्या जवाब होना है। नहीं, कौन सा सवाल पूछना है इतना भी सेट नहीं कर सकते। ये मीडिया पर हम ही लोग आरोप लगाएंगे तो अच्छा नहीं है। नहीं, जो दिखता है दूसरे लोग आरोप लगाते हैं ये, लेकिन हम लोगों का दायित्व है कि इस आरोप का खंडन करें कि ऐसा नहीं है। बावजूद इसके आपकी जो सलाह है वो बड़ी अच्छी है, और ये प्रेसिडेंशियल मॉडल अमेरिका में चलता है और भी कई जगहों पे चलता है। इवन जेएनयू में जो जेएनयू छात्र संघ के चुनावी राजनीति है, छात्र संघ का जो चुनाव होता है उसमें इसको बड़ा इम्प्लीमेंट किया जाता है और बड़ा लोग इंटरेस्ट लेके उसको सुनते हैं, और ये एक हेल्दी परंपरा है। मैं इसको प्रधानमंत्री पद के लिए इसको ऐसा देखता हूं कि ये वर्चुअल मोड में आ गया है कि प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर पे कुछ कहा या ग्राउंड में कुछ कहा और राहुल गांधी ने उसका खंडन या जवाब ट्विटर के जरिए दिया। तो ये वर्चुअल वर्ल्ड में आ चुका है। रियल वर्ल्ड में ये कब होता है इसका इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि रियल वर्ल्ड में भी इसको आना चाहिए। हम कहते हैं कि आज तक नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। आपने सही कहा। आपकी सलाह जो है ये, मुझे ये लगता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये वर्चुअली हुई है। फिजिकली कब होगा इसका इंतजार करना है। नहीं, जैसे एक बात होता है, मैं सपोज कीजिए आप भी पत्रकारिता करते हैं, मैं भी पत्रकारिता करता हूँ, जेहन में प्रश्न आपके भी हैं, जेहन में प्रश्न हमारे भी हैं, और हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन के आधार पर अगर मैं फिजिकली प्रश्न करूं, है ना, तो मुझे लगता है कि जनता के साथ सीधे कम्युनिकेट होने का मौका नेताओं को मिलेगा। ये अच्छा है और नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। और मैं बताऊं कि अभी हाल में कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने एक पत्र लिखा था राहुल गांधी को और मोदी जी को भी, और यही सुझाव दिया था जो आप कह रहे हैं कि आप दोनों लोग सादर आमंत्रित है, आइए, और जो भी टर्म्स कंडीशंस होंगे, वो रूल्स होंगे, ये बातें हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि अक्सर जो राजनेता हैं वो इन चीजों से बचते हैं। देखिए, वो इसलिए फिलहाल अभी बच रहे हैं क्योंकि जवाब देना
एक सरल प्रक्रिया है। जवाब आप क्या देंगे वो उतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात यह है कि आप सवाल क्या करेंगे। तो हिंदुस्तान में अभी भी सवाल करना जो है वो बहुत टफ काम है बजाय जवाब देने के। जवाब आप कुछ भी दे सकते हैं। हाँ। मतलब आपसे आम पूछा जाए, आप इमली बोल के निकल जाए, मैं क्या कर लूंगा आपका। बिल्कुल। लेकिन आपसे आम पूछना है, इमली पूछना है या ड्रैगन फ्रूट पूछना है, इसकी समझ होना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। तो मुझे लगता है नेता भी शायद इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आम, इमली, ड्रैगन, कीवी और कुछ और अच्छे फल, सवाल की समझ जब धीरे धीरे, जब देखिए हमारा डेमोक्रेसी अभी भी 75 साल, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो 75 साल हुआ है। अमेरिकन 200 साल पुराने हैं इस मामले में। और हम लार्जेस्ट हैं। एक बार में पूरे हिंदुस्तान से सवाल लेकर के किसी भी राजनेता के लिए यह मुमकिन नहीं है कि वो उसको कर सके, सबका सवाल का जवाब दे सके। इसलिए हमारा मॉडल ये है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं संसद के लिए, या हमारे पत्रकार भी कहते हैं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के नुमाइंदे हैं। लेकिन एक बात अक्सर आती है, सपोज की जैसे कि कोई एक प्रश्न किसी पत्रकार ने पूछा, जैसे मैं एक बड़ा लाइटर नोट पे एक बात कहूंगा, अर्णव गोस्वामी भारत पूछता है तो इन द नेम ऑफ कंट्री, इन द नेम ऑफ पीपल ऑफ इंडिया पूछता है भारत। तो ये ठीक बात है, अच्छी बात है। लोग भले इसका मजाक उड़ाए, लेकिन थ्योरेटिकली यही है, पत्रकार का काम भी यही है कि हम जनता के नुमाइंदे बन के नेताओं से, ब्यूरोक्रेट से सवाल करें। लेकिन सर हमारे मन में एक बात ये आती है, जैसे सपोज कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कुछ इस तरह का बयान दे दिया जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, तो पार्टी जो है सीधे उस बयान से अपने आप को किनारा कर लेती है ना, और कहती है भाई ये उनका अपना निजी बयान है। हमको ये लगता है कि राजनीतिक दल कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों या इंडी गठबंधन के लोग हों, किसी भी दल के लोग हों, जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं लोग, और जनता से सीधे संवाद नहीं करना चाहते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए आप याद कीजिए, रमेश बिधूरी एक सांसद हुआ करते थे दिल्ली में, अभी पिछली बार भाजपा के, जिन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल एक मुस्लिम सांसद के लिए किया था। बसपा के शायद वो थे या किसी और पार्टी के, बसपा के ही थे शायद, वो कांग्रेस में आ गए हैं। उसी तरह आपको साहिब सिंह वर्मा, उन्होंने बड़े गलत बयानी की थी उस वक्त दिल्ली दंगे के दौरान। या अनंत कुमार, अनंत हेगड़े हैं शायद, कुमार नहीं है, माफ कीजिए, अनंत कुमार तो शायद अब रहे नहीं इस दुनिया में। अनंत हेगड़े या कुछ जो मंत्री भी थे कर्नाटका से बीजेपी के, हेगड़े, उन्होंने ये बात कही थी कि हम संविधान को बदलेंगे। तो आपने सही कहा कि पार्टी के वरिष्ठ लोग जब इस तरह के बयान देते हैं तो पार्टी को डेंट होता है कहीं ना कहीं। तो मुझे ये अच्छा लगा इस बार भाजपा का ये फैसला कि उन्होंने इन सारे लोगों का टिकट काटा है, चाहे बिधूरी हो, साहिब सिंह हो, प्रवेश वर्मा हो या अनंत हेगड़े हो, इस तरह के सभी लोगों का टिकट काटा है। और ये भी अच्छी बात है कि जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होते हैं भाजपा के, या सीनियर मोस्ट लीडर होते हैं, या खुद प्रधानमंत्री, उन लोगों ने मोटे तौर पे इन लोगों को इंडोर्स नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि कुछ इलेक्टोरल लाभ के लिए तात्कालिक तौर पे उन लोगों से बुलवाया गया हो, उसका कुछ लाभ भी मिला हो, तो वो दैट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, वो होता है, वो सब लोग करते हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात है। पॉलिटिक्स में काफी सारे रिफॉर्म्स इलेक्टोरल हुए हैं, और वो उसमें आप देखेंगे एडीआर एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसका एक इलेक्शन वॉच है। इस बार 17C फॉर्म सब लोग वो कर रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं, वो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है। तो ये लोकतंत्र का जो प्रोसेस है ना, इवोल्यूशन का प्रोसेस है, रिवॉल्यूशन का नहीं है। यहाँ क्रांतियां नहीं होती है, यहाँ पे इवोल्यूशन होता है, क्रमिक विकास होता है। तो वो धीरे धीरे चीजें फिल्टर होती हैं, अदालती हस्तक्षेप से, जनता के हस्तक्षेप से, और तमाम एक्सपर्ट्स के, चीजें हिंदुस्तान में सुधरती है, फिल्टर होने की ओर जा रही हैं। वो हमेशा से जाती रही हैं और आगे और जाएंगी। जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगा वो, और जैसे आप आज की तारीख, जैसे आज की तारीख में आचार संहिता नाम का शब्द अब व्यर्थ हो चुका है सोशल मीडिया के जमाने में। चुनाव आयोग जितना चाहे आचार संहिता लगा ले, अगला आदमी आएगा और